नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करूंगा। आपकी मैं मुलाकात कराता हूं। ये हैं रमेश सर, जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ये जो सिलेबस है वो BSTC व PTT को लेकर है, और वैसे तो राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए खास है। और खास जो अपना मिशन चल रहा है वो BSTC व पटवार को लेकर है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि BSTC में ये जीके है वो 50% आते हैं और 150 अंक के होते हैं। कितने? जिनमें राजस्थान का समझ जीके आता है, भूगोल आता है, इतिहास आता है, कला संस्कृति पर अहम भूमिका किसकी होती है? कला संस्कृति की। लगभग मैं मानूं कि 20 से 25 क्वेश्चन राजस्थान की कला संस्कृति से आते हैं, तो यह है खास क्वेश्चन। और राजस्थान जो पटवार की बात करूं तो 30 क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास से, भूगोल से, कला संस्कृति से और राजनीति से आते हैं, जिसमें भी कला संस्कृति की क्या है? अहम भूमिका है। तो मैं आपको बता दूं कि कला संस्कृति में जो खास टॉपिक होते हैं वो राजस्थान में सभ्यता है, पूर्व तात्विक स्थल, राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, किले, स्मारक, धार्मिक जीवन किनका? संत कवियों का और संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियां, राजस्थान के महत्वपूर्ण त्योहार और राजस्थान के मेले। और बात करूं राजस्थान का वेशभूषा व निराला है, तो राजस्थान का प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषे ये, और राजस्थान की जनजातियां व जीवन, राजस्थान में लोक संगीत, नृत्य एवं लोक नाट्य। ठीक है, इसके बाद भी कई टॉपिक होते हैं और जो भी है, ठीक है, 2 से 8 टॉपिक और बचते हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। और ये है राजस्थान का क्या सिलेबस? किसका? राजस्थान की कला संस्कृति, कला और संस्कृति। आपको मैंने पहले बताया 50 क्वेश्चन 150 अंक, ठीक है ना, जिसमें अहम भूमिका राजस्थान कला संस्कृति की लगभग 25 क्वेश्चन। तो मैं सर से उम्मीद करूंगा कि वो आज जो सबसे खास टॉपिक है, किले या दुर्ग कह सकते हैं, ये टॉपिक आप शुरू करें, ताकि आप जल्दी करेंगे, बच्चे उन्हें बार बार पढ़ेंगे तो रिवाइज होगा और वो आगे। तो आगे देखिए, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां, राजस्थान की लोक कलाएं, राजस्थानी भाषाएं बोलिए व साहित्य, ये है राजस्थान की कला और संस्कृति, जो आपको रमेश जी सर पढ़ाएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, इसी प्रकार सर को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद सर का बहुत बहुत आभार। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया कि ये जो राजस्थान की कला और संस्कृति है, ये BSTC में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 25 प्रश्न आते हैं लगभग 50 नंबर के, और 50 प्रश्न आते हैं 150 अंक के दोस्तों। तो हम आज जिस प्रकार की सर ने बताया कि राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों को लेकर आज का हमारा ये जो टॉपिक होगा वही होगा। और अब हम देखते हैं आगे कि दुर्गों के बारे में क्या कुछ हो सकता है, हम क्या कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी प्राप्त हो और हमारी भी कुछ हमें आपका सपोर्ट मिले दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्ग। ये आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा, राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्ग। तो दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है, उनमें सबसे पहले जो बात करते हैं दोस्तों, वो दुर्गों की वर्गीकरण, यानी कि सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किया था मनुस्मृति में, मनु ने किया था। तो देख लेते हैं कि सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? मनुस्मृति में किया गया। मनुस्मृति में किया गया था दोस्तों। सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया था, और उसके बाद कौटिल्य ने, किसने दोस्तों? कौटिल्य ने दुर्गों की, किसकी? दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। कितनी दोस्तों?
क्या श्रेणियां बताइए। अब देखते हैं कि कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। वो 4 श्रेणियां कौन सी है, आइए हम देखते हैं। जिसमें सबसे पहले कौटिल्य ने बताया ओदक। क्या दोस्तों, ओदक। अब ओदक दुर्ग वह दुर्ग। अब देखते हैं कि ओदक दुर्ग कौन से दुर्ग होते हैं। वह दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरे हुए हो, जल राशियों से घिरे हुए हो। वह कौन से दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरे हुए होते हैं। अब देख लेते हैं कि वह दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरे हुए हो। कौन से दोस्तों, वह दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरे हुए हो। उनके बाद दूसरे श्रेणी में उन्होंने बताया कौन सा, दानवे दुर्ग। कौन सा दुर्ग, दानवे दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों तरफ किसे गिरा हुआ हो, मरुस्थल से गिरा हो, उसे क्या कहते हैं, दानवीय दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, दानवीय दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थल से घिरा हो। अब देखते हैं कि दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने ओदक दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों तरफ किससे घिरा हो, जल से घिरा हो। और दूसरी श्रेणी में उन्होंने बताया कि दानवे दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों तरफ किससे घिरा हो, मरुस्थल से घिरा हो। और तीसरी श्रेणी में उन्होंने बताया कौन सा, गिरी या पर्वत दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, गिरी या पर्वत दुर्ग। गिरी या पर्वत दुर्ग। अब जिस प्रकार से उदक दुर्ग जल से घिरा हुआ होता है, दानवे दुर्ग जो है मरुस्थल से घिरा हो, और गिरी या पर्वत कौन सा, इसमें दोस्तों हम देखते हैं उच्च कोटि या उच्च पठार या पर्वत पर स्थित जो दुर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, गिरी या पर्वतीय दुर्ग। वह दुर्ग कौन सा, वह दुर्ग जो पर्वत पर स्थित हो, जो पर्वत या पहाड़, दोस्तों कह सकते हैं पहाड़ पर स्थित हो या निर्मित हो। पहाड़ पर स्थित हो। अब देखते हैं दोस्तों 4 नंबर चौथी श्रेणी में उन्होंने बताया क्या, चौथी श्रेणी में उन्होंने बताया वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, वन दुर्ग। जो जिसके चारों तरफ किससे घिरा हो, वन से घिरा हो, उसे कहते हैं क्या, वन दुर्ग। देखते हैं जो चारों तरफ वन से घिरा हो। किससे घिरा हो दोस्तों, वन से घिरा हो। अब देख लीजिए दोस्तों कि सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किसमें हुआ, मनुस्मृति में किया गया। उसके बाद कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई दोस्तों, 4 श्रेणियां बताई। कौन कौन सी, देख लीजिए। सबसे प्रथम जो श्रेणी है वो है ओदक दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों तरफ किससे घिरा हो दोस्तों, जल से घिरा हो। और 2 नंबर पे आता है दानवे दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों तरफ किससे घिरा हो, मरुस्थल से घिरा हो दोस्तों। और तीसरी श्रेणी में आता है हमारे कौन सा, गिरी या पर्वत दुर्ग। वह दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो या पहाड़ पर निर्मित किया गया हो। और फिर जो आता है वो है वन दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या हो, वन से घिरा वन हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शुक्र नीति। कौन सी नीति, शुक्र नीति। शुक्र नीति, शुक्र नीति में शुक्र ने किसने, शुक्र नीति में शुक्र ने एक राज्य की, किसकी, एक राज्य के 7 अंग बताए। कितने अंग बताए दोस्तों, एक राज्य के 7 अंग बताए। कितने अंग, 7 अंग बताए। कितने अंग बस दोस्तों, 7 अंग बताए। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। शुक्र नीति में शुक्र ने एक राज्य के 7 अंग बताए। उनमें सबसे पहला है वो है एक राजा। कौन दोस्तों,
एक राजा। और जो दूसरे नंबर पे है वो कौन है दोस्तों, वो है कोष। कोष बोले तो धन। और जो तीसरे नंबर पे वो है क्या, एक मंत्री। क्या है दोस्तों, एक मंत्री। और जो 4 नंबर पे है वो है क्या, सुहत। क्या दोस्तों, सुहत। सुहत कहते हैं राजपुत्र या अपने बेटे को कहते हैं सुहत। और एक 5 नंबर पे जो है वो है दोस्तों क्या, वो है जो है एक राष्ट्र। क्या है दोस्तों, एक राष्ट्र। राजा, कोष, मंत्री, सुहत और राष्ट्र। और 6 नंबर पे जो है वो है दोस्तों एक सैनिक। क्या दोस्तों, या सेना, या हाँ सेना, सेना। और जो लास्ट और अंतिम 7 नंबर है वो है एक दुर्ग। अब दोस्तों एक बात करते हैं कि ये जो सातों अंग है, ये एक मैं बता दूं कि ये सातों एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कैसे, देखो, एक राज्य को चलाने के लिए एक राजा की आवश्यकता होती है, और उस राजा को अपना जो राज्य वो चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, कोष। कोष बोले तो धन की आवश्यकता होती है। और उस धन की देख उसे किस प्रकार से खर्च करना है, उसकी देख रेख के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक मंत्री की आवश्यकता होती है। और एक राजा को उसके बाद उस गद्दी पे कौन बैठेगा, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, सुहत, एक पुत्र या राजकुमार की आवश्यकता होती है। और इन सबको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, राष्ट्र की आवश्यकता होती है। और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है, सेना की आवश्यकता होती है। और सेना के रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दुर्ग की। यानी कि बात करें दोस्तों तो ये सातों अंग जो शुक्र नीति में शुक्र ने बताए थे, वो सातों एक दूसरे से रिलेटेड है। और इसी शुक्र नीति में दोस्तों, किसमें, इसी शुक्र नीति में एक दुर्गों के 9 अंग बताए, 9 जो है श्रेणियां बताई गई शुक्र नीति में। शुक्र नीति में दुर्गों की, किसकी किसकी दोस्तों, दुर्गों की जो है 9 श्रेणियां बताई गई। कितनी दोस्तों, 9 श्रेणियां। 9 श्रेणियां बताई गई। अब वो कौन कौन सी है, आइए हम देखते हैं। शुक्र नीति में दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई दोस्तों, 9 श्रेणियां बताई गई। जिसमें सबसे पहला कौन सी है दोस्तों, जिसमें सबसे पहली जो नीति है, श्रेणी है, वो है एरण। कौन सी दोस्तों, एरण। एरण दुर्ग वो क्या होता है, आइए देखते हैं। एरण दुर्ग एक ऐसा दुर्ग, एरण दुर्ग के बारे में बात करें तो एक ऐसा दुर्ग जिसका रास्ता कांटीले, पत्थरदार व कांटेदार झाड़ियों से जिसका जो है मार्ग बना होता है, उसको क्या कहते हैं, एरण दुर्ग। तो इसे हम ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी किसी पथरीले पथरीले तथा पथरीले व कांटेदार, कैसे, कांटेदार झाड़ियों से निर्मित, कांटेदार झाड़ियों से निर्मित जो मार्ग हो, क्या हो, मार्ग हो, क्या हो दोस्तों, मार्ग हो, उसे हम कहते हैं एरण। और इसके लिए एरण का एक उदाहरण दे तो आप इस ए को हटा दीजिए। किसको, ए को हटाने के बाद पीछे रहता है रण। क्या दोस्तों, रण। तो इसका एक मैं बता दूं कि मेन टॉपिक है, वो इसका मेन उदाहरण है, वो है रणथंभौर। क्या है दोस्तों, रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग है वो इसका एक उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग, जो कहां पर स्थित है, सवाई माधोपुर में। जो कहां पर स्थित है दोस्तों, सवाई माधोपुर में स्थित है। ये इसका एक उदाहरण है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की। इसकी बात करते हैं दोस्तों, टॉपिक नंबर 2 की। चलो अब टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं। अब दोस्तों जो है शुक्र नीति में जो दूसरा टॉपिक है वो है कौन सा, हमारे दूसरा है पारीख। कौन सा दोस्तों, पारीख। अब पारीख दुर्ग क्या है, अब हम बात करते हैं कि पारीख दुर्ग क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पारीख ख, ये जो अंतिम अक्षर ख है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि
पारिक का मतलब होता है खाई। जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो, खाई से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पारिक दुर्ग। वह किसी दुर्ग या कोई दुर्ग, इसे कह सकते हैं हम खाई से गिरा हुआ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए कि पारी के बाद में जो तीसरी श्रेणी है, कौन सी दोस्तों? वो है पारिक। पारिक और पारित, ये इसमें बस इतना अंतर है कि इसमें खा है और इसमें धा है। पारित बोले तो हम एक तरह से कह सकते हैं परिधि। परिधि क्या होती है? किसी क्षेत्र के चारों तरफ का आवरण। तो इसमें जो परिधि है इसका हम बात कर सकते हैं। जो ये पारित दुर्ग है उसे हम ये कह सकते हैं कि जिस दुर्ग के चारों तरफ पत्थरों या ईंटों से निर्मित दीवार हो उसे हम क्या कहेंगे? पारित दुर्ग। तो इसकी हम इसे हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि पत्थरों तथा ईंटों से निर्मित दीवार हो उसे हम क्या कह सकते हैं? पारिक दुर्ग। अब इन तीनों के बाद में जो चौथा टॉपिक है दोस्तों वो है वन दुर्ग। क्या है दोस्तों? वन दुर्ग या जल दुर्ग। जो 4 नंबर पे आता है वो है जल दुर्ग। वो क्या है दोस्तों? जल दुर्ग। अब जिस प्रकार से ये जो पारिक दुर्ग है वो खाइयों से घिरा हुआ है, जो पारिक है वो पत्थरों तथा ईंटों से निर्मित है, तो ये जल दुर्ग क्या होगा? जिसके चारों तरफ जल राशि हो, जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, वह दुर्ग जो चारों तरफ जल राशियों से घिरा हुआ हो। क्या हो दोस्तों? जल दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों तरफ जल राशियों से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? जल दुर्ग। अब जो श्रेणी नंबर 5, कौन सी? श्रेणी नंबर 5 में आता है दोस्तों वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? वन दुर्ग। अब श्रेणी नंबर 5 में आता है दोस्तों वन दुर्ग। जिस प्रकार ये जो है जल से घिरा हुआ है, ये किससे घिरा हुआ होगा? वन से। वह दुर्ग जो चारों तरफ वनों से घिरा हुआ हो। वह दुर्ग जो चारों तरफ वनों से घिरा हो है वो है धानवी। क्या है दोस्तों? धानवी। अब ये धानवी दुर्ग क्या होता है? धानवी दुर्ग वह दुर्ग होता है दोस्तों, अब देख लीजिए कि धानवी दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ क्या हो? मरुस्थल हो, रेगिस्तान हो। वो क्या होता है? जो है धानवी दुर्ग। वह दुर्ग, अब इसे कैसे हैं? वह दुर्ग जो चारों तरफ किससे घिरा हो? मरुस्थल से। जो चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हो। अब दोस्तों 6 के बाद में 7वीं श्रेणी वो है इनकी। 7वीं श्रेणी में उन्होंने बताया गिरी दुर्ग या पहाड़ या पर्वत से दुर्ग। गिरी या पर्वत, कौन सा दोस्तों? गिरी या पर्वत। अब जिस प्रकार से वह दुर्ग जो चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हो, यदि इसमें गिरी या पर्वत है तो उसका क्या होगा? वह दुर्ग जो पर्वत या गिरी। वह दुर्ग दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुर्ग जो पर्वत और पहाड़ पर स्थित हो। कहां पर हो?
पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो। गिरि पर्वत या गिरि दुर्ग, गिरि या पर्वत दुर्ग, वह दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो। अब दोस्तों उनकी श्रेणी में जो 8 नंबर पे है, कितने नंबर पे है दोस्तों? 8 नंबर पे जो है वो है सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? सैन्य दुर्ग। कौन सा? सैन्य दुर्ग दोस्तों। जो सैन्य दुर्ग है वह दुर्ग जो सेना के अनुकूलन के लिए हो। किसके लिए? वह दुर्ग जो सेना के, किसके? सेना के अनुकूलन, सेना के अनुकूलन के लिए हो। कौन सा दोस्तों? सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जो सेना के अनुकूलन के लिए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सैन्य दुर्ग। और जो हमारा अंतिम है दोस्तों वो है कौन सा? जो हमारा अंतिम है वो है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों? सहाय दुर्ग। हमारा जो अंतिम है दोस्तों वो है सहाय दुर्ग। अब जिस प्रकार सैन्य दुर्ग सेना के अनुकूलन के लिए होता था, तो ये सहाय दुर्ग जो सूरवीरों के अनुकूलन के लिए होता है। किसके लिए? सूरवीरों के लिए। सूरवीरों के अनुकूलन के लिए। सूरवीरों के अनुकूलन के लिए। अब दोस्तों ये जो हमारे हैं 9 टॉपिक हो गए। कितने? 9। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये 9 टॉपिक हो गए। अब इसके बाद जो ये है, इसके बाद 9 टॉपिक के बाद हमारा बात करते हैं एक, दोस्तों बात करते हैं कुछ दुर्गों की, कुछ जो प्रमुख बातें हैं जो कैजुअली परीक्षा में पूछी जाते हैं सवाल, उनके बारे में। जैसे कि दोस्तों पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे जो है सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में स्थित है, तो हम देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक, भारत में जो है सर्वाधिक दुर्ग है, भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहां पर स्थित है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अब पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो कहां पर स्थित है, तो हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग वो है जयपुर में स्थित है दोस्तों। कहां पर? जयपुर में। जयपुर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। अब जो पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजस्थान में सबसे प्राचीन या सबसे प्रथम दुर्ग कौन सा है राजस्थान का? दोस्तों हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे प्रथम दुर्ग कौन सा दुर्ग? सबसे प्रथम दुर्ग कौन सा है? सबसे प्रथम जो है दुर्ग कौन सा है? कौन सा है? तो इसमें आएगा कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? भटनेर। भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग जो कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये हनुमानगढ़ में स्थित है। और अब पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे अंतिम दुर्ग कौन सा दुर्ग? सबसे प्रथम और सबसे अंतिम दुर्ग कौन सा है, तो हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे
जो है अंतिम दुर्ग, कौन सा दुर्ग दोस्तों? अंतिम दुर्ग। अंतिम दुर्ग है जो राजस्थान का सबसे अंतिम दुर्ग है, वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारे, कौन सा दुर्ग है दोस्तों? हमारे लोहागढ़। कौन सा? लोहागढ़। ये जो है सबसे अंतिम दुर्ग है, और इसे किसने बनाया था? महाराजा सूरजमल ने बनाया था इस मैं लोहागढ़ दुर्ग को। किसे? दुर्ग को। अब कह तो ये हो गया कि राजस्थान का सबसे प्रथम जो दुर्ग है वो तो है कौन सा? भटनेर। और राजस्थान का जो सबसे अंतिम दुर्ग है वो कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। अब पूछ लिया जाए कि जो है मिट्टी से निर्मित, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित जो है दो दुर्ग है। देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान में अब दोस्तों जो है राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दो दुर्ग है। कितने दुर्ग है? दो दुर्ग। अब वो कौन कौन से है देख लीजिए। जो पहला है वो है भटनेर दुर्ग। कौन सा? भटनेर दुर्ग। और जो दूसरा दुर्ग है वो है लोहागढ़। कौन सा? लोहागढ़। दोस्तों ये बड़े संजोग की बात है कि राजस्थान का सबसे प्रथम दुर्ग है वो मिट्टी से बना हुआ है, और वो सबसे प्रथम दुर्ग भी है। और जो राजस्थान का सबसे अंतिम दुर्ग है कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग, वो भी मिट्टी से ही बना हुआ है दोस्तों। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। वो है अब एक जो है दुर्ग का नाम आता है दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? चौड़गढ़। अब दोस्तों ये टॉडगढ़ दुर्ग, टॉडगढ़ दुर्ग जो अजमेर में है। कहां पे स्थित है दोस्तों? अजमेर में। टॉडगढ़ और भीमगढ़। कौन सा? मैं इन टॉडगढ़ और जो भीमगढ़, ये दो दुर्ग है अजमेर में स्थित है। ये भी मैं इन दो दुर्गों के बारे में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये दो दुर्ग, मात्र ये दो दुर्ग ऐसे दुर्ग है जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा दोस्तों? ये दुर्ग अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा दोस्तों? ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, जिसे जिसे कर्नल जेम्स टोड ने बनाया। किसने? किसने बनाया? और अब दोस्तों हम बात करते हैं नवकोटी। किसकी? ये जो है नवकोटी, मारवाड़ में स्थित, मारवाड़ में निर्मित नव दुर्गों को नवकोटी कहा जाता है। मारवाड़ में स्थित मारवाड़ में निर्मित या स्थित मारवाड़ में स्थित नव दुर्गों को क्या कहा जाता है? नवकोटी। ये दोस्तों मारवाड़ में स्थित नव दुर्गों को नवकोटी कहा जाता है दोस्तों। अब हम आगे एक बात करते हैं कागमुखी। क्या ये कागमुखी क्या है दोस्तों? कागमुखी एक ऐसा दुर्ग होता है, एक ऐसा दुर्ग कागमुखी होता है जो आगे से संकरा हो। किस प्रकार का हो? आगे से संकरा और पीछे जाते हुए फैल जाए, उसे क्या कहते हैं? कागमुखी। और इसका जो है एक सुंदर उदाहरण है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों देखिए कि वह दुर्ग जो आगे से संकरा, कैसा? आगे से संकरा और पीछे से फैला हो। कैसा हो?
फैला हुआ हो। आगे पीछे से कैसा हुआ, फैला हुआ हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं कागमुखी। अब हम दोस्तों एक बात करते हैं जीव रेखा, कि जीव रेखा क्या होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है कि जीव रेखा किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए कि जीव रेखा, ठीक है। अब ये जीव रेखा ये होती है दोस्तों कि जैसे मान लो कि ये कोई मान लो दुर्ग है, क्या है, ये कोई मान लो दुर्ग है, और यहाँ का जो जाने का जो ये रास्ता होता है, ये जहां से मान लो ऐसे यहाँ से इसके अंदर प्रवेश किया जाता है, तो यहाँ पर रास्ते के बीच में एक जो है लघु दुर्ग होता है। क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, एक लघु दुर्ग होता है। इस लघु दुर्ग में क्या रहती है, एक सैन्य टुकड़ी रहती है। क्या रहती है दोस्तों, सैन्य टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी। ये सैन्य, इस सैन्य टुकड़ी का क्या काम होता है, इस सेना का काम होता है कि यदि कोई सेना आक्रमण करे तो इस दुर्ग की रक्षा करना और उन सिपाहियों से लड़ना इस सैन्य टुकड़ी का कार्य होता है। और इस जो है ये लघु दुर्ग है, इसे दुर्ग की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्मा कहा जाता है। तो यही है जीव रेखा, जिसे मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बल देंगे हकीकत में, ख्वाब बल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सर की क्लास अच्छी लगी होगी और आनंद आया होगा। सर ने आपको जीवन रेखा क्या होती है ये समझाया, दुर्गों के बारे में बताया। तो आपको यदि सर की क्लास अच्छी लगी है तो इन्हें सुने और प्रेम दे, आगे से आगे इस क्लास को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। सर का धन्यवाद फिर से। जय हिंद, जय भारत।